साथियों नमस्कार। साथियों, पूरी दुनिया में इस समय बहस चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले क्यूबा पर कब्जा करेंगे या ग्रीनलैंड पर करेंगे या ईरान में तख्ता पलट पहले होगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर कुछ ड्रोन्स आए थे। इस बीच मसूद अजहर ने धमकी दी है। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आना है। अब ये बदलाव किस तरह से आएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बदलाव क्या आना है उस पर हम बात करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से कहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए डील कर लो। कई लोग कह रहे हैं कि क्यूबा पर आक्रमण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ भी तेल है, मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह। लोग वेनेजुएला वाली थ्योरी वहीं पर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूबा पर इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री रहा है। जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तब यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इस पर था। फिडेल कैस्ट्रो के टाइम पर आपको याद होगा इतना ज़्यादा संकट घिरा गया था कि यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स यूएसए की तरफ ऐसे तैनात कर दी थी, वो भी क्यूबा में, और यूएसए की नेवी ने क्यूबा को घेर लिया था। एक न्यूक्लियर वॉर की ओर दुनिया जा रही थी और इसी को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। अलग अलग नाम इसे दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यूबा रहा है। क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा। इसके पास न तो कोई तेल है और ना ही कोई ऐसे रसायन है जिसकी वजह से यूएसए परेशान है। क्यूबा अपना 90% ऑयल, जो रिक्वायर्ड ऑयल है, वो बाहर से मंगाता है और बाहर से भी वेनेजुएला से मंगाता है। अभी तक क्यूबा के पास जितना भी तेल आ रहा था वो वेनेजुएला से आ रहा था। अब जाहिर सी बात है कि वेनेजुएला के तेल के जितने भी सोर्सेज हैं उस पर यूएसए का कब्जा हो जाएगा। तो यूएसए ने कहा है कि तेल तो हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम डील कर लो और यूएसए के पक्ष में आ जाओ। अब ये डील किस रूप में डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं ये वक्त बताएगा। क्या वो इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से इसे यूएसए के कब्जे में ले लेंगे, या यहाँ पर सरकार को ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो यूएसए के कहने पर चले, ये वक्त बताएगा। बट हाँ, क्यूबा और यूएसए के बीच में तनाव बढ़ गया है और क्यूबा को डर सता रहा है कि यूएसए से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर जो ये क्यूबा है वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यूएसए इस क्यूबा पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कब्जा या अधिकार जताना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने टाइप की सरकार बिठानी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है। यूएसए का पुराना जख्म है जो अभी तक हटा नहीं है, उसे हटाना है। तो बस ईगो की बात है, इसलिए क्यूबा पर यूएसए बार बार अपना दावा पेश कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद यूएसए लगातार ग्रीनलैंड पर भी बात कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूं, वगैरह वगैरह बातें की जा रही हैं। ये बात सही है कि यूएस के बाहर अगर यूएस का सबसे बड़ा बेस अगर कहीं है तो वो कतर में है, और कतर के बाद सबसे बड़ा यूएस का बेस ग्रीनलैंड में है। बावजूद इसके यूएस चाहता है कि ग्रीनलैंड पर डील हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसके चांसेस बहुत कम है कि यूएसए ग्रीनलैंड पर कब्जा करके उसे अपने में मिला ले। यूएसए बार बार ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, इस तरह से बातें करके इन दी एंड डेनमार्क से डील करना चाहता है और ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। उसे यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए। इसके लिए पहले वो इस तरह की बातें करेगा कि डेनमार्क डर जाए और अंत में वो डील करना चाहेगा। एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि मान लो 1% वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है, अपनी फोर्स भेज दे। ट्रंप का कोई पता नहीं वो क्या कर दे। मान लो अपनी फोर्स भेज दे और ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले। उस दिन को नोट कर लीजिएगा, वो आखिरी दिन होगा जब नेटो एग्जिस्ट कर रहा होगा या यूरोप और यूएसए की बन रही होगी। क्योंकि एक डेनमार्क का ग्रीनलैंड कब्जाने के बाद में पूरा का पूरा यूरोप खंडित नजर आएगा आपको, और यही चाहता है रशिया। रशिया तो चाहता है कि तुम क्यूबा भी ले लो, डेनमार्क की जो ग्रीनलैंड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना दावा पेश करो, चाहो तो आधा नीचे वाला ले लो, ऊपर वाला छोड़ दो। रशिया तो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ यूएस ऐसा करे जिससे यूएस और यूरोप के बीच में थोड़ा बहुत जो एक तालमेल रह गया है ये भी खत्म हो जाए। नेटो अभी तक देखो कुछ कर तो पाया नहीं है यूक्रेन के मामले में, बड़ा सा सपोर्ट करने आ रहा था यूक्रेन को, लेकिन नेटो का जो आपसी तालमेल बचा हुआ है ये भी खत्म हो जाए। ये तो रशिया चाह ही रहा है। मैं आपसे बार बार कहता था रशिया ने यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट किया वो इसलिए नहीं कि यूक्रेन चाहिए, यूक्रेन तो उसे चाहिए ही, खैर वो 2 दिन में ले लेता, बट इसको लंबा रशिया ने इसलिए खींचा है वॉर को, ताकि इस वॉर के बहाने धीरे धीरे यूरोप, फिर यूएसए और फिर दोनों के बीच के तालमेल को खत्म करना। अब लोग एक बात कहेंगे,
कई एनालिस्टों को आप देखेंगे जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, वो कहेंगे कि साहब वेनेजुला को बचाने तो रशिया नहीं आया, लेकिन क्यूबा को बचाने रशिया आएगा, क्योंकि ये रशिया के प्रभाव में रहा है, या चाइना आएगा। नहीं आएगा। रशिया यूएस में कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम्हें क्यूबा लेना है ले जाओ, तुम्हें वेनेजुला लेना है ले जाओ। क्या बोला ट्रंप ने, क्या बोला था कि जितना भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो यूएस के प्रभाव में रहना चाहिए। रशिया ने कहा ठीक है, रख ले रख ले। अब प्रभाव ट्रंप कैसे रखना चाह रहा है? इसको किडनैप कर लिया, इसको धमका दिया, इसको धमका दिया। तरीका गलत है। इस गलत तरीके की वजह से यूएस के जो टर्म्स हैं या जितने भी उसके अड़ोसी पड़ोसी उससे डरते थे, अब डरना बंद कर देंगे और यूएस के साथ इनका अब कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे टेंशंस के तौर पे ही सही। अब यूएस को न चाहते हुए भी अपनी फोर्सेस जो उसने बाहर लगा रखी थी दूसरी दुनिया में, वो अपने अड़ोस पड़ोस में ला करके स्थित करनी पड़ेंगी, क्योंकि यूएस को भी खतरा रहेगा यार कौन सा कोई पड़ोसी कब क्या कर दे। तो अब यूएस अपनी फोर्सेस को समेट रहा है, यह समेटेगा, यही रशिया चाहता है बस, और क्या चाहता है। उसके लिए रशिया को एक क्यूबा गंवाना पड़े, वेनेजुला गंवाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया यहां पर ले तो रहा है यूक्रेन, आने वाले समय में हो सकता है कोई एक देश और ले ले। तो मामला ऐसा है, यह पूरा खेल चल रहा है। तो रशिया खुद भी जानता है कि हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि पूरी दुनिया में अपनी फोर्सेस भेज के वेनेजुला को बचा लें, क्यूबा को बचा लें, अन्य देशों को बचा लें। रशिया जानता है। रशिया की प्रायोरिटी अभी यह है कि यूरोप को कमजोर करो, तोड़ो, यूरोपीय यूनियन को कमजोर करो, नाटो को ध्वस्त कर दो, यूएस को इतना सिकोड़ दो कि यूएस अपने इर्द गिर्द ही रह जाए बस। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? दूसरा टॉपिक कह रहा है कि ईरान को धमकी दी गई है। देखिए, ईरान को धमकी दी गई है कि यूएस बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस तलाश रहा है ईरान के लिए। ईरान में अभी तक बताया गया है कि वहां की सरकार ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खमनेई ने यहां तक कह दिया है कि जने खमनेई ने कहा है या उनकी डेलीगेशन ने कहा है, लेकिन हाँ ईरान के टॉप ऑफिशियल से खबरें आई हैं कि वो यूएस से बात करने के लिए तैयार है। यूएस बात करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यूएस ईरान के ऊपर बॉम्ब गिरा देता है या किसी तरह का कोई हमला करता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे कि पूरे प्रकरण में ईरान वाले में इजराइल ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। नेतन्याहू ने एक आध बार आकर के कुछ कह दिया है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, शांत बैठा हुआ है। तो क्या इजराइल इस मामले में शांत बैठा रहेगा? अभी जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी 6 महीने पहले, कितना ज़्यादा मामला गर्मा गया था। उसके बाद आज जो ईरान में हो रहा है उसको लेकर के इजराइल क्या शांत बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहेगा। मोसाद बहुत बहुत ताकतवर एजेंसी है और कहीं ना कहीं ईरान में आज जो ये हो रहा है उसमें मोसाद का भी एक बड़ा हाथ माना जा सकता है। इसलिए इजराइल की इंटेलिजेंस, यूएस की धमकी, हो सकता है अटैक भी, ईरान में तख्ता पलट करवा के ही रहेंगे और वो दिन दूर नहीं है। धीरे धीरे वो फेस बनता जा रहा है। हो सकता है तख्ता पलट 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, समय लगेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ईरान में तख्ता पलट करने का मतलब है कि यहां पर जो एकमात्र देश जिसके पास गैस का बहुत बड़ा भंडार है और वो यूएस के पक्ष में बिल्कुल नहीं जा रहा, तो इसको यूएस के पक्ष में अगर लेना है तख्ता पलट करवाना पड़ेगा और यहां पर डेमोक्रेसी स्थापित करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप खमनेई को हटा करके शाह को ले आओ और शाह फिर से खमनेई की तरह जो है रूल करने लग जाए। बेशक खमनेई इस्लामिक शासन लेकर के आया था, शाह हो सकता है पारसी शासन फिर से ले आए, लेकिन है तो वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप ही। वो अब यूएस नहीं चाहेगा। यूएस चाहेगा यहाँ पर डेमोक्रेसी टाइप आ जाए, वोटिंग के साथ ही लीडर चुना जाए। यहाँ के लोग भी चाहेंगे, यूएस के यहाँ के लोग भी चाहेंगे। और विद द टाइम ईरान में आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ के चर्चेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। खबरों में चर्चों की बड़ी चर्चा हो रही है कि जितनी भी, जैसे वहाँ पर नेट बंद कर दिया है, तब जितना भी मैसेज है वो कैसे कन्वे होगा? मैसेज कन्वे होगा चर्चेस के माध्यम से। कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग एकत्रित हों, वहाँ पर ये मैसेज कन्वे किया जाएगा। मस्जिदों में तो हो नहीं सकता, वो सब खमनेई के लीनिएज में आ रही हैं, उसके अंडर में आ रही हैं, तो पूरी लाइन उसकी चली आ रही है, तो वहाँ तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। चर्चेस के माध्यम से मैसेज को कन्वे किया जा रहा है और आने वाले समय में यही चर्चेस
वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स बनेंगे और फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ाएंगे जैसे भारत में बढ़ाया था। तो ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक खबर और सामने आई है कि जो मसूद अजहर है उसका कल एक ऑडियो बड़ा वायरल हुआ है। उसने ये कहा है कि एक नहीं हजारों ऐसे लोग हैं भारत में जो अपनी जान दे करके सुसाइड बॉम्बिंग करा सकते हैं। जी, इस तरह से उसने कल बात करी। और आधी रात को खबर आती है कि एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन्स आ रहे थे जिनको भारत की आर्मी ने शॉट डाउन कर दिया। लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन्स क्यों आए थे, किस लिए आए थे, इनका मकसद क्या था। या तो ये ड्रोन्स पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था कि इंडिया इनको किस तरह से ध्वस्त करता है, क्या उसी तरह से ध्वस्त कर रहा है जैसे 6 महीने पहले कर रहा था, या कुछ मिस हो रहा है अभी भी। दूसरा ये है कि हो सकता है ये ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से इधर आए हों और ऊपर से हथियार डाल गए हों या ड्रग्स डाल गए हों, कोई ना कोई संदेश डाल गए हों। ड्रोन्स के माध्यम से ही सामान उधर से इधर सप्लाई किया जाता है, तो हो सकता है ये भी एक काम उसने किया हो। इसलिए हमारी आर्मी यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रही है। उस ऑपरेशन के माध्यम से इस मकसद को अभी क्लैरिफाई किया जाएगा कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आए थे और किस लिए इन ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है ये ड्रोन्स टर्की में बने हुए हैं। टर्की में बने हुए इन ड्रोन्स को पाकिस्तान पहले भी यूज़ कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाले जो युद्ध टाइप हुआ था उसमें, और अभी भी पाकिस्तान उन ड्रोन्स पर काम कर रहा है। याद कीजिए जब दिल्ली में अटैक हुआ था, जो कार विस्फोट हुआ था, उसके बाद से हम लगातार बात कर रहे हैं कि टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों की तिकड़ी को आप भूलिए मत और किसी को भी सेपरेट मत समझिए। पाकिस्तान इस समय युद्ध चाह रहा है हमसे या सिर्फ हमको उकसाना चाह रहा है, ये वक्त बताएगा। बट हाँ, आने वाले समय में अब धीरे धीरे आप देखेंगे इस तरफ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पाकिस्तान की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज पर गौर और करिए, यूएसए का वेनेजुला में ये ऑपरेशन चलाना, तख्ता पलट करना, उसी के कुछ दिन पहले से चाइना ताइवान के निकट अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। डेली ताइवान को डराता है कि देखो हम आए, फिर लौट जाता है, फिर डराता हम आए, लौट जाता है। और अब भारत के कश्मीर में भी पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे हैं और ईरान में ऑपरेशन चल ही रहा है। चारों ऐसे पॉइंट जिनकी हम समय समय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये होना है अल्टीमेटली, हर जगह अब आप सुख बुगाहट देख रहे हैं। विद द टाइम यूएस के अड़ोस पड़ोस में आप बवाल होते देखेंगे, विद द टाइम ईरान में तख्ता पलट होते देखेंगे, विद द टाइम चाइना द्वारा ताइवान कब्जाते हुए देखेंगे, भारत द्वारा पीओके वापस लेते हुए देखेंगे, रशिया द्वारा यूक्रेन लेते हुए देखेंगे और नाटो को खत्म होते हुए देखेंगे। और डीडॉलराइजेशन तो हो ही रहा है। ये सब एक साथ अब स्टार्ट हो चुका है। कोई चीज ज्यादा चल रही है, कोई कम चल रही है, कोई जस्ट स्टार्ट हुई है, ये सब है। इस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। इस चेंज होते वर्ल्ड ऑर्डर में एक खबर और आई है, वो भी देख लीजिए। जो सर्गियो गौर हैं यूएस के एम्बेसडर भारत में, उन्होंने कहा है कि ट्रंप भारत आ सकते हैं अगले साल या इस साल के अंत में, या हो सकता है अगले 1.5 साल 2 साल में आ जाएंगे। और साथ में यह भी कहा है कि ट्रंप और मोदी जी बड़े अच्छे मित्र हैं। रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री बट, मतलब दो सच्चे मित्र किसी बात पर असहमत हो सकते हैं लेकिन ऐसा मनमुटाव नहीं हो सकता कि मिलना जुलना ये सब भूल जाए। तो भाई एक बात बताइए, लोग कह रहे थे, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, कि नरेंद्र सरेंडर, भारत के प्रधानमंत्री झुक गए, वो तो नतमस्तक हैं ट्रंप के सामने, ट्रंप ने ही सीजफायर कराया है। ट्रंप कहता था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो लोग सुर मिलाते थे। ट्रंप कहता था, मोदी जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू मीट यू, ऐसे करके कुछ सर कह के। फिर बाद में यूएस से खबर आती है कि मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई, वरना हो जाती। ट्रंप ने जब मोदी जी G7 की मीटिंग से कनाडा में अटेंड करके भारत आ रहे थे, तो ट्रंप ने कहा था कि मुझसे मिलते हुए जाना, तब भी नहीं मिले, 1-2 बार और नहीं मिले उसके बाद। तो लगातार मोदी जी ट्रंप से मिल भी नहीं रहे हैं, फ़ोन पर ऐसा सच कोई बात भी नहीं हो रही है। अफवाहें ऐसे उड़ाई जा रही हैं जैसे मोदी मरे जा रहे हैं ट्रंप के लिए। अब अंत में जाके यूएस की तरफ से 2 बड़े बयान आए हैं। एक बयान परसों आया था कि भारत
कि प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं किया वरना ट्रेड डील हो जाती। और एक बयान आज आया है सर्गियो गौर से कि ट्रंप बहुत जल्द भारत आएंगे, मोदी जी से मिलेंगे। दो दोस्त हैं, आपस में मनमुटाव थोड़ा बहुत हो जाता है, किसी बात पर मतभेद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिश्ते खत्म हो जाए। तो अब बताओ कौन किसके आगे नतमस्तक हो रहा है। ये हो रही है पूरी कहानी। अभी आप भारत के इर्द गिर्द देखना कितना कुछ होता है। भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोदी जी के इसी कार्यकाल में बढ़ेगा, ये लिख के ले लीजिए आप। अब कई लोग मैसेज करते हैं, अरे साहब पीओके कहाँ आया, आप तो 6 महीने पहले ही बोल रहे थे। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ तो कल आ जाएगा। एजेंसियाँ काम कर रही हैं, आएगा जरूर। हो सकता है 1 साल में आए, 2 साल में आए, 2.5 साल में आए, 2 महीने में आ जाए, वो नहीं जानते हम, बट आएगा, ये कन्फर्म है। लोग कहते हैं डीडॉलराइजेशन, आप बोल रहे हो डॉलर कहाँ कमजोर हुआ। अरे 4 घंटे में डॉलर कमजोर नहीं होता, रुकिए आप 5 साल 6 साल 7 साल रुकिए, फिर बात करेंगे। तो ये चीज़ें जियो पॉलिटिक्स में जो आप नतीजे देखना चाह रहे हैं वो ओवरनाइट देखने को नहीं मिलते, टाइम लगता है। बट हाँ, नतीजों की जो जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक दिशा देखने को मिलती है कि ये किस तरफ जा रहा है। अब ये है, अलग अलग आर्टिकल्स को आप पढ़िए। जिन लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं उनको बता रहा हूँ, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़िए, अलग अलग अखबारों में पढ़िए। जो भारत के पूर्व एम्बेसडर रहे उनकी बातें सुनिए, जयशंकर साहब की किताब है उसे पढ़िए। जो विदेशी आर्टिकल छपते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उन्हें पढ़िए। चाइना क्या छाप रहा है वो पढ़िए, तब जाकर के आपको पता चलेगा। आप अगर इंडिया का कोई हिंदी न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाएंगे जहाँ 2 लोग बहस कर रहे हैं आपस में, वहाँ से नहीं पता चलेगा। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है मैं अपने आप को थोड़ा बहुत कन्वे कर पाया हूँगा। बाकी अब जो भी इसमें अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।